अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि आज से हम नमपाई की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। नमपाई को सीखेंगे, हम ये जानेंगे कि हम नमपाई को यूज़ क्यों करते हैं और कहाँ करते हैं। ठीक है, नमपाई है क्या, सबसे पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं। नमपाई पाइथन की एक लाइब्रेरी है, बेसिकली पाइथन में लिखी गई एक लाइब्रेरी है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स को या फिर आप कह सकते हैं हम एरेज़ को पढ़ते हैं। डिटेल में जाके एरेज़ की एक एक फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर हम डीप जो काम जो होता है मैथमेटिकल एरेज़ की हेल्प से वो सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं नमपाई का, कि नमपाई क्या है, और इसको पढ़ लेते हैं कंप्लीट अच्छे तरीके से। तो क्या लिखे, नमपाई स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। मतलब न्यूमेरिकल पाइथन, इसका मतलब ये है कि हम न्यूमेरिकली जो भी चीज़ें होती हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, हम नमपाई के अंदर कर सकते हैं। इट्स सपोर्ट अ मल्टी डायमेंशनल एरेज। अच्छा, मल्टी डायमेंशनल एरेज क्या होती हैं, इसको समझने से पहले आपको एरेज का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है कि एरेज क्या होती हैं। अगर आपको नहीं भी पता एरेज क्या होती हैं तो हम इसी वीडियो में सीख लेंगे कि एरेज क्या होती हैं। ठीक है। अच्छा, मल्टी डायमेंशनल एरेज का क्या मतलब है कि ये सपोर्ट करता है एनडी एरेज को। मतलब एनडी एरेज क्या होती हैं, जिसकी एरेज के मल्टीपल रोज़ हों एंड मल्टीपल कॉलम्स हो, इसको कहते हैं हम एनडी एरेज। ठीक है। अच्छा, आपने परेशान नहीं होना कि क्या बातें हो रही हैं, ये आगे आगे अभी वीडियो को हमने स्टार्ट किया, आप सारे कुछ सीख लेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या, इन नमपाई एन एरे इज़ अ फंडामेंटल ऑब्जेक्ट। अब एरे क्या है, नमपाई के अंदर एक फंडामेंटल मेन ऑब्जेक्ट क्या है, हम एरेज को पढ़ रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा हम क्या पढ़ रहे होते हैं, एरेज को ही देख रहे होते हैं, इसलिए फंडामेंटल ऑब्जेक्ट नमपाई का एरेज होता है। उसके बाद क्या है, अच्छा पहले ना हम ना कुछ एरेज के बारे में सीख लेते हैं कि यार एरेज है क्या। ठीक है, एरेज क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे मान लो कि मेरे पास एक मेमोरी है, ठीक है। अब ये मेमोरी है, अब जब भी मैं कोई वेरिएबल बनाती हूँ या कोई किसी भी तरह का डेटा होता है मेरे पास, जब मैं इसको मेमोरी में स्टोर कराना चाहती हूँ, मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर एक डेटा है, ब्लॉक ऑफ डेटा है, इसके अंदर क्या है, ए है। अब चाहे मैंने इसको स्टोर करवाना है तो ये मेमोरी में कहीं पर भी जाके इधर उधर जाके स्टोर हो जाएगा। इसी तरह दूसरा डाटा है मेरे पास, इसको मैंने बी कह दिया, ठीक है। अब ये भी कहीं भी जाके स्टोर हो जाएगा। इस तरह मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट डाटा कहीं कहीं भी जाके स्टोर हो रहे हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक सीरीज़ ऑफ डाटा है, ठीक है, एक सीरीज़ ऑफ डाटा है मेरे पास, मैं चाहती हूँ कि मेमोरी में वो एक ही जगह पर, मतलब पास पास ही जाके सेव हो जाए, तो मैं क्या करती हूँ, एक एरे बना लेती हूँ। इस तरह होती है एरे कि एक बड़ा जो होती है ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट कर लेती है और उसके अंदर सारा का सारा डाटा करीब करीब आपस में ही लोड करवा देती है, सेव करवा देती है। तो यही काम होता है एरेज का। ठीक है, इसके साथ अगर इसका फ़ायदे क्या होता है, हम इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते होते हैं, और भी बहुत इसके फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पे आपको एरेज की डेफिनेशन ही मिल रही है। क्या कहते हैं, एरेज आर यूज टू स्टोर होमोजीनियस। अच्छा, ये बात याद रखनी है कि एरेज के अंदर एक ही तरह का डाटा होगा। अगर आपने इंट की एरे बनाई तो इंट डाटा टाइप की एरे होगी, फ्लोट की बनाई तो फ्लोट डाटा टाइप की एरे ही होगी। ठीक है, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डाटा नहीं लिख सकते एक एरे में। उसके बाद क्या है, एलिमेंट इन अ कॉन्टिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। ठीक है, अभी क्या है, जो मैंने एक ब्लॉक बनाया कॉन्टिन्यूस ब्लॉक है मेमोरी का। ठीक है, एरे क्या होती है, वो एक कॉन्टिन्यूस ब्लॉक होते हैं मेमोरी का। सही है, आई होप यहाँ से आपको एरे समझ आ गया होगा कि एरे क्या होता है। आगे हम पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में इसके बारे में समझ आ जाएगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एन डी एरे, वन डी एरे, टू डी एरेज क्या होती हैं, एरेज की जो आगे जो टाइप्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सही है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एन डी एरे, सॉरी वन डी एरे की। और वन डी एरे कौन सी एरे होती है, एक ऐसी एरे जिसके पास या तो सिर्फ एक रो हो या फिर एक कॉलम हो, दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, या तो एक रो होगी या फिर एक कॉलम होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से या रो में आपके पास एरे मिलेगी या फिर आपको कॉलम की शेप में आपको एरे मिलेगी, इसको कहते हैं वन डी एरे। सही है, तो उसके बाद क्या है, देखते हैं टू डी एरे के बारे में समझते हैं। टू डी एरे क्या होती है, तो टू डी एरेज ऐसी एरेज होती है जिसके या तो दो रोज़ हों, ठीक है, या फिर दो कॉलम्स हो, दोनों में से एक चीज़ होगी। सेम अगेन, या तो दो रोज़ होंगी या फिर दो कॉलम्स होगी। मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको इसकी डायग्राम बना के दिखाती हूँ। इस तरह से दो रोज़ हो सकती हैं, ठीक है, या फिर दो कॉलम्स हो सकते हैं, उसको हम कहेंगे टू डी एरे। आई होप आपको वन डी एरे और टू डी एरे के बारे में पता चल गया होगा। उसके बाद क्या होता है एन डी एरे। एन डी एरे क्या कहते हैं, जिसमें आपके पास मल्टीपल रोज़ हों और मल्टीपल कॉलम्स हो, वो होती है एन डी एरे।
ठीक है। मल्टीपल रोज भी हो सकती है और मल्टीपल कॉलम्स भी हो सकते हैं, तो इसको कहते हैं हम एन डी एरे। तो जो नमपाई है बेसिकली वो एन डी एरे, जिसके अंदर मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स है, उसको सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम नमपाई को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ देख लेते हैं कि नमपाई और कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ठीक है, ये भी चीज़ देख लेते हैं हम। अब यहाँ पर आपको यूजेस नज़र आ रहे होंगे नमपाई के, तो सबसे पहले हम यूजेस देख लेते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पर 10 यूजेस हैं, ठीक है, हमें सारे यूज़ नहीं करने, बस मैं आपको ये सिर्फ बताने के लिए बता रही हूँ कि ये यूज़ कहाँ कहाँ हो सकती है। अच्छा, नमपाई में आपको आप यूज़ कर सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी आप यूज़ कर, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, सही है। उसके बाद स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस के लिए भी आप नमपाई को यूज़ करते हैं, बिट ऑपरेशंस, बिट वाइज ऑपरेटर्स के लिए, ठीक है, कॉपिंग एंड व्यूइंग एरेज, मतलब इसका काम क्या है, जो नमपाई है वो बेसिकली एरेज को सपोर्ट कर रहा होता है। तो क्या कह रहे हैं, आप एरेज को कॉपी भी कर सकते हैं इसके अंदर, और आप इसके अंदर एरेज को व्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम भी करती है नमपाई, इसलिए भी यूज़ होती है। उसके बाद क्या है, स्टैकिंग के लिए भी नमपाई को हम यूज़ करते हैं। एंड 6 पे क्या है, मैट्रिक्स ऑपरेशंस। मैट्रिक्स ऑपरेशंस जब हम नमपाई में हम एरेज की बात कर रहे हैं तो हम इनडायरेक्टली मैट्रिसेस की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। हम मैट्रिसेस के ऑपरेशन भी नमपाई के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद है लीनियर अलजबरा। लीनियर अलजबरा की भी जो कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं उसमें मैट्रिक्स आ जाती हैं, उसको भी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। आगे है ब्रॉडकास्टिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एंड काउंटिंग, ठीक है। सर्चिंग के लिए, सॉर्टिंग के लिए, काउंटिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं नमपाई को। तो ये चंद यूजेस थे नमपाई के। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं कि हम नमपाई जब हम लिखेंगे तो हम कहाँ यूज़ करेंगे, कहाँ लिखेंगे, किस एडिटर में लिखेंगे, तो वो लिखेंगे हम जुपिटर नोटबुक में। अब जुपिटर नोटबुक का फटाफट से हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जुपिटर नोटबुक है क्या। तो जुपिटर नोटबुक इज़ एन ओपन सोर्स वेब बेस्ड इंटरेक्टिव डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब क्या है, ये एक ओपन सोर्स है, ठीक है, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिलता है, ठीक है, और इसका एक अच्छा इंटरफेस होता है डेवलपर के लिए। अलाउ यूज टू क्रिएट एंड शेयर डॉक्यूमेंट, जो हम डॉक्यूमेंट्स इसमें बनाते हैं जुपिटर नोटबुक में, हम उसको शेयर भी कर सकते हैं, और क्या करते हैं, इसके विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, एंड नैरेटिव टेक्स्ट, उसके अंदर हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं अगर हम जो चाहें, ठीक है। उसके बाद क्या, इट इज़ वाइडली यूज फॉर डाटा साइंस। अच्छा, ये डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, साइंटिफिक कंप्यूटिंग के फील्ड में बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते हैं जुपिटर नोटबुक को। अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको जुपिटर नोटबुक सीखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सपोर्ट करता है एज अ डाटा साइंस, अगर आप डाटा साइंटिस्ट पे वर्क करते हैं। उसके बाद के सबसे एंड पॉइंट, जो सबसे अच्छा पॉइंट है, वो क्या है, डिवाइड वर्क्स इनटू सेल्स वेयर ईच सेल्स कैन कंटेन कोड, टेक्स्ट और विजुअल आउटपुट्स। अब क्या है, इसके अंदर जुपिटर नोटबुक के अंदर क्या करते हैं, आप जो भी कोड रन कर रहे हैं आप उसको सेल्स की सूरत में करेंगे, सेल्स बने हुए होते हैं उसके अंदर, हम सेल में रन कर रहे होते हैं। अब सेल के अंदर आप कोड भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और विजुअल आउटपुट्स भी लिख सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा जुपिटर का इंट्रोडक्शन। अभी हम जुपिटर को इंस्टॉल करेंगे, नमपाई को इंस्टॉल करेंगे, फिर इसको करके देखेंगे, इसके इंटरफेस को भी समझ लेंगे साथ ही। तो चलते हैं, इसको पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए आपने यहाँ पर सर्च बार में आकर टाइप कर लेना है कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, आपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेनी है और यहाँ पर आपने जाकर एक कमांड लिखनी है। अगर आपके पास आपको नमपाई इंस्टॉल करने के लिए लाजमी होना चाहिए कि आपके पास सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। तो अगर आपको पाइथन इंस्टॉल नहीं तो पहले आप पाइथन इंस्टॉल कर लें। तो पहले मैं यहाँ पर क्या पाइथन की एक कमांड रन कर दूँगी, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास पाइथन का कौन सा वर्जन अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 3.12 जो है पाइथन का वर्जन अवेलेबल है। तो इससे पता चलेगा कि मेरे लैपटॉप में जो है पाइथन तो इंस्टॉल है, सही है। उसके बाद आपने अगली कमांड क्या रन करनी है, आपने लिखना है पिप इंस्टॉल नमपाई। अब हमने नमपाई को इंस्टॉल करना है, तो आप क्या लिखोगे, पिप इंस्टॉल नमपाई लिख के इंटर प्रेस करोगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशंस के बाद, थोड़ा टाइम के बाद क्या होगा, ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, इंस्टॉल हो जाएगा, सॉरी। तो अब मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, तो मेरे पास क्या है, कंडीशन रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई लिखा हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको एक लंबी सी कैलकुलेशंस होंगी और उसके बाद वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद अब आपने इंस्टॉल करनी है जुपिटर नोटबुक को, उसका भी सेम तरीका है, आपने लिखना है पिप इंस्टॉल जुपिटर, ठीक है। आप पिप इंस्टॉल जुपिटर लिखेंगे एंड इंटर प्रेस करेंगे, तब ये सारी चीज़ें इसके इंस्टॉल हो जाएगी, जिस तरह से आप देख रहे हैं। अच्छा, मेरे पास तो पहले से इंस्टॉल है, तो मेरे पास फिर से ये लिखा हुआ आ गया, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब आपने 4 कमांड
जो है रन करानी है 3 हो गई। उसके बाद लास्ट में आपने क्या करना है, जब वो इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने लास्ट कमांड जब जो रन करनी है वो आपने सिर्फ लिखना है जुपिटर नोटबुक। ठीक है, जुपिटर नोटबुक लिखने से क्या होगा कि अब जुपिटर नोटबुक का जो इंटरफेस होगा वो खुल जाएगा और उसके अंदर आप अपना कोड लिख सकते हैं। जिस तरह आपने पहले पढ़ा ये वेब बेस्ड है, तो जब ये ओपन होगा ना कुछ इस तरह का आपको वो इंटरफेस नज़र आएगा जुपिटर नोटबुक का। अब क्या होगा, आपने कोड कहाँ लिखना है, यहाँ पर आपको न्यू का ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पर क्लिक करके पाइथन 3 पे आपने क्लिक कर देना है। तो क्या एक नई टाइटल अनटाइटल मतलब फाइल लॉन्च हो जाएगी जिसके अंदर आप कोड लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका टोटल इंटरफेस ये है जिस तरह से हमने बात की थी कि इसके अंदर जो भी डाटा होता है वो रन होता है सेल्स की सूरत में, सॉरी कोड रन जो होता है वो सेल्स की सूरत में होता है। अब यहाँ पर आपको एक पहला सेल देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो इस सेल्स के अंदर हम जो भी हमारा कोड होता है उसको लिखते हैं और उसको हम रन कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट अगर आपके पास ज़्यादा कोड है, आप ज़्यादा कोड को सेल्स की सूरत में लिख सकते हैं। इस सेल्स के अंदर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, कोड भी लिख सकते हैं एंड ईच एंड एवरीथिंग आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर। ये हमें अलाउ करता है जुपिटर नोटबुक। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे छोटा सा एक स्टेटमेंट पास करके देख सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब जब मैं इसको रन करवाऊँगी तो मैं इसको इंटर प्रेस करूँगी ना तो कुछ इस तरह से होगा। जब मैंने इसको रन करवाना है ना तो मुझे शिफ्ट इंटर प्रेस करना होगा, तब वो रन करेगा। ये देखिए इसने इसका आउटपुट मुझे नीचे को देखने को मिल गया। ठीक है, और अगला सेल लॉन्च हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये वाला लाइन जो ऑफ कोड जो है पहली दफ़ा रन हुई, मतलब पहली दफ़ा ये रन हुई। उसके बाद अगर आप एक और देखते लाइन लिखती हूँ मैं यहाँ पर वेलकम टू न्यू लेक्चर, तो आप यहाँ पर आपको 2 देखने को मिल रहा है कि दूसरे नंबर पे इसको रन किया गया। सही है, तो इस तरह से आपको नंबरिंग भी मिल जाती है ताकि आपको पता चलता रहे कि आपने पहले दफ़ा में कौन सी लाइन रन की है, दूसरी दफ़ा में कौन सी लाइन रन की है। ये आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये वाला बटन आपको मिलेगा अगर आपने अपनी फाइल स्टोर सेव करनी, तब आप सेव कर सकते हैं। इस बटन को दबा के आप मज़ीद सेल जनरेट कर सकते हैं। इसको दबा के आप क्या कर सकते हैं, जो सेल्स हैं उसको कट कर देगा और इसको दबा के आप सेल्स कॉपी कर सकते हैं। और इसको ये यूज़ होता है सेल को क्लिपबोर्ड में जो है कॉपी करने के लिए। सही है, और उसके बाद क्या है आपके पास ऐसे हो जाता है बाज़ औक़ात कि जो आपको नंबरिंग मिल रही है ना ये चेंज हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है। यानी कि आपको 1-2 सेल छोड़कर फिर कोई चीज़ रन करवा लेते हैं, तब क्या है ये काउंट आगे पीछे हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि काउंट आपका तरतीब से रहे तो आप उसको दोबारा से रन करवा सकते हैं, जिस तरह से मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये 2 सेल छोड़ के ना मैं यहाँ पर कोई प्रोग्राम लिख लेती हूँ। लेट्स से मैं यहाँ कुछ और लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब एक सेल छोड़ कर ना मैंने जो है एक और लाइन प्रिंट करवा लिया। अब मैं क्या करती हूँ कि ना इस वाली लाइन को ना जो सेकंड नंबर पे मैंने लिखी थी, मैं इसको कॉपी करके ना जो मैंने एक सेल छोड़ा ना यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। और जब मैं इसको रन करती हूँ ना, अब आप ये देखें काउंट हमारा आगे पीछे हो गया है। आप सबसे पहले 1 नज़र आ रही है, पहली दफ़ा रन हुआ है, फिर दूसरी दफ़ा रन हुआ एंड 3 क्या है एक सेल छोड़ कर दिखा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मैंने इसको रन किया मुझे काउंट भी उसी तरह से मिल गया। तो इस तरह से बाज़ औक़ात होता है कि हम लोग ना जब प्रोग्रामिंग अपना काम कर रहे होते जुपिटर पे, तो क्या होता है सेल सारे आगे पीछे हो जाते हैं। तो हम इसको बटन को दबाकर जो है दोबारा सेल को एक फॉर्मेट में रन कर सकते हैं। अब देखिए मैंने दोबारा दबाया तो अब क्या है इसने मुझे एक ही लाइन में दिखा दिया कि अभी दोबारा से रन कर देगा सारे सेल्स को और बता देगा कि भाई जो भी काउंट उसका बन रहा होगा उस तरह से ही मैं काउंट दे देगा। इसी तरह जब मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर कोड लिखूँगी तो इसका मतलब है कि अब मैं सेल के अंदर मुझे अलाउ करेगा कि मैं कोड लिखूँ। ठीक है, जब ये मुझे मार्क डाउन देगा इसका मतलब कि मैं उसमें कोई भी टेक्स्ट लिख सकती हूँ अब। ठीक है, जिस तरह से हमने पहले बात की कि हम जुपिटर नोटबुक के अंदर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, तो इसी तरह अब जब आपने कोई टेक्स्ट लिखना है तब आप मार्क डाउन लिख सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पर ले लेती हूँ नंपाई फर्स्ट लेक्चर और इंटर प्रेस करती हूँ तो मुझे यहाँ पर टेक्स्ट देखने को मिल रहा है। सही है, तो इसी तरह अगर मैं कोई हेडिंग वगैरह देना चाहूँ, कोई पैराग्राफ वगैरह लिखना चाहूँ, तब भी मैं जो है इसको मज़ीद एडिटिंग भी कर सकती हूँ। जिस तरह अगर मैंने कोई हेडिंग लिखनी है, मैंने लिखना है इंट्रोडक्शन ऑफ नंपाई, तो मैंने इस तरह से हेडिंग लिख दी है। अब बाकी जाके इसको सीख सकते हैं ऑनलाइन जाके और भी मज़ीद आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इसके बारे में कि आप मार्क डाउन के अंदर डिफरेंट तरीके से अच्छा टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा है रो का मतलब क्या कि जिस फॉर्मेट में वो असल में है ना उस फॉर्मेट में मुझे मिल जाएगा। अब जैसे मैंने H1 लिख के जो भी हेडिंग लिखी थी तो मुझे वापस रो मटेरियल मिल गई है। अब मैं मार्क डाउन करूँगी तो क्या है मुझे दोबारा इसको रन करना पड़ेगा एंड देन मुझे इसका आउटपुट मिलेगा। सही है, तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं।
अच्छा, अब ये देख लेते हैं, अगर आपने जो है हमारी फाइल इसका नेम चेंज करना है तो कैसे करेंगे। इसके नेम के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको लिखा होगा अनटाइटल 2 लिखा हुआ आ रहा होगा। आप यहाँ पर इसका नाम रीनेम पे क्लिक करेंगे तो नाम इसका चेंज कर सकते हैं। मुझे नहीं करना इसलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया। अब एक और चीज़ आप देखेंगे, सेल्स के आपको राइट साइड पे सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। इनके काम भी देख लेते हैं, इन ऑप्शंस का क्या काम है। जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट लेक्चर, इसको मैं जैसे मैं चाहती हूँ कि ऊपर चला जाए तो मैं इसको एरो क्लिक करूँगी तो ये वाला सेल सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और जब अगर मैं नीचे वाला जो नीचे जाने वाला, ये मैं इसको पढ़ लेती हूँ सबसे पहले, ठीक है। ये मैंने अब क्या किया, सबसे मैंने लास्ट में लिखा हुआ था ये सेल जो था, अब मैंने इसको सबसे फर्स्ट में ले गई। अब मैं इसको क्या करती हूँ, जैसे ना हेडिंग बना लेती हूँ, इसको हेडिंग बना के फिर इसको अच्छा से देखने को मिलेगा। अब ये देखें, नंपाई फर्स्ट लेक्चर, मुझे एक हेडिंग देखने को मिल रही है। और अब मैं इसको क्लिक करूँगी ना तो क्या होगा, ये सेल नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं सेल्स आगे पीछे करना चाहती हूँ तो मेरी एरो को यूज़ करूँगी। अगर मैं चाहती हूँ मेरे इस सेल के ऊपर एक और सेल आ जाए तो मैं इस ऑप्शन को यूज़ कर सकती हूँ। अभी देखिए एक और नया सेल जनरेट हो गया। इस तरह से अब एक सेल के ऊपर एक नया सेल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगला जो ऑप्शन है वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि एक सेल के नीचे मज़ीद एक न्यू सेल ऐड हो जाए तब आप इस सेल को यूज़ करके सेल को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे साथ आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने सेल डिलीट करना है तो आप उसको सिंपली यहाँ पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने नंपाई का इंट्रोडक्शन समझा, जुपिटर नोटबुक का इंटरफेस को समझा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नंपाई को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, इसके फीचर्स को समझेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।